नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण के बारे में। देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा रही है जो कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आई। शीत युद्ध की समाप्ति जब 1990 के आसपास हो चुकी थी, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा तेज हुई और वैश्वीकरण की अवधारणा पूरे विश्व के सामने आई। तो आइए चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये जानना कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न हिस्सों में विचारों, पूंजी, वस्तुओं तथा आजीविका की तलाश में लोगों की आवाजाही से विश्वव्यापी पारस्परिक जो जुड़ाव है वही वैश्वीकरण है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है कि वैश्वीकरण एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जब विचार आदान प्रदान होते हैं, विचार एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं, या पूंजी एक देश से एक जगह से दूसरे देश में जाए, या वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, या फिर लोग अपने जीवन को चलाने के लिए आजीविका की तलाश में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस से एक विश्व में पूरा पारस्परिक जुड़ाव का कंसेप्ट सामने आता है और दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, और यही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रवाह। प्रवाह यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण के कंसेप्ट में, और प्रवाह कई प्रकार का हो सकता है, कई तरह का हो सकता है। सबसे पहली बात है कि विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना। दूसरी बात, पूंजी का एक देश से, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचना। साथ ही साथ वस्तुओं का कई कई देशों में एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, या लोग जब अपना जीवन चलाने के लिए आजीविका की तलाश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जब जाते हैं, तो हम उस प्रक्रिया को एक वैश्वीकरण की अवधारणा के तौर पर देखते हैं। और देखिए, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैश्वीकरण के कारण जब विश्व के विभिन्न जो हिस्से हैं उसमें विचार, पूंजी, वस्तु या लोगों की आवाजाही जो बढ़ती है, उससे विश्वव्यापी पारस्परिक जो जुड़ाव की अवधारणा है वो लगातार बढ़ती रही है, निरंतर पैदा होती रही है, और वो अभी भी कायम है। और ऐसी अवधारणा, ये सारी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ये सन 1990-91 में जब शीत युद्ध खत्म हो रहा था, उस समय के बाद से लेकर वैश्वीकरण की जो अवधारणा है लोगों के दिमाग में, विश्व के सामने बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर कर आई। देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सारी बातें शामिल हैं, और हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो वैश्वीकरण के प्रभाव हैं उसमें किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये बहुआयामी जो अवधारणा है, इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो बातें हैं ये शामिल की जाती हैं वैश्वीकरण के अंतर्गत। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक तौर पर जो कंसेप्ट हम लोग किसी दूसरे देश से अपना रहे हैं, हम किसी दूसरे देश के अंदर जो राजनीतिक अवधारणाएं प्रचलित हैं, उन अवधारणाओं में जो खास खास बातें हैं, उन अवधारणाओं का, उन कंसेप्टों का दूसरे देशों में प्रचलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ आर्थिक स्तर पर यदि कोई देश किसी प्रकार का सुधार करने का प्रयास कर रहा है, या किसी आर्थिक ऐसे सहारे की मदद ले रहा है जिससे अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, या सांस्कृतिक रूप से किसी देश में, एक देश की कोई ऐसी संस्कृति है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो दूसरे जो देश हैं उन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यदि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो अमेरिका के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लोक प्रशासन के अंदर जो भी कंसेप्ट सामने आता है, दुनिया के बाकी के देश लोक प्रशासन के अंदर उन सारी चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बातें भी शामिल हैं। आइए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं वैश्वीकरण के क्या कारण रहे, किस किस कारण से वैश्वीकरण की अवधारणा का उदय हुआ। सबसे पहला जो कारण है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वैश्वीकरण की अवधारणा के अस्तित्व में आने का एक जो सबसे बड़ा फैक्टर काम किया वो ये था कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ संचार साधनों का इनमें उन्नति होना। वैश्वीकरण
की जो प्रक्रिया थी, वैश्वीकरण की जो अवधारणा थी, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती चली गई, एक देश के अंदर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर कर सामने आई। मान लेते हैं एक पेन या पेंसिल बनाने की कोई मशीन थी जो एक देश में, पर्टिकुलर किसी देश में, एक्स कोई देश है उसके अंदर निर्मित हो गई, तो अब बाकी के देशों ने भी पेन या पेंसिल बनाने के लिए एक्स जो देश है उसकी मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया, वहाँ से उस मशीन को खरीदना शुरू किया और अपने देश में उन मशीनों को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से जब वैश्वीकरण के अंतर्गत, इस वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तेज़ी से बदलने लगी, वैसे वैसे वैश्वीकरण की अवधारणा लोगों के सामने आने लगी और लोग तकनीक का आदान प्रदान करने लगे। और जब तकनीक का आदान प्रदान करने लगे तो वैश्वीकरण की जो अवधारणा थी, वैश्वीकरण में विचारों का, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पर आवाजाही होने लगी। साथ ही साथ वैश्वीकरण की उन्नति का, वैश्वीकरण की अवधारणा के बनने का एक बहुत बड़ा कारण था संचार साधनों में उन्नति का होना। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी वैसे ही वैसे संचार के जो साधन थे, कम्युनिकेशन के जो साधन थे, वो सभी साधन बहुत तेज़ी से डेवलप हुए। जैसे आप लोग अगर अभी आज से 30-40 साल पहले भारत की स्थिति को अगर आप देखें तो वहाँ कंसेप्ट जो था संचार करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या था, हम लोग पहले 30-40 साल पहले भारत के लोग जो थे वो एक पत्र के माध्यम से, एक लेटर लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यदि कोई संदेश भेजना है तो हम लेटर का यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे कर कर टेलीफोन, वायर वाले टेलीफोन, जो लैंडलाइन टेलीफोन हुए, वो टेलीफोन्स का आना शुरू हुआ और जो पत्र पहले 4 या 5 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर पहुंचता था, कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4-4, 5-5, 6-6 दिन के अंदर या लगभग 1-1 सप्ताह के बाद पहुंचती थी। अब संचार के साधन बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन्नत हो गए थे और अब वो लैंडलाइन जो टेलीफोन हुआ करते थे, उन संचार के साधन की वजह से अब वो सूचना तुरंत बहुत तेज़ी से प्रवाहित होने लगी। एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे लोग टेलीफोन पर सभी प्रकार का संचार कर पाते थे। साथ ही साथ धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और परिवर्तित हुई। अब लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, ईमेल जैसी सुविधाएं आ गई। तो इन संचार के साधनों में जो उन्नति हुई, इसके कारण वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। इसकी वजह से पूंजी एक देश से दूसरे देश में गई, विचार एक जगह से दूसरे देश में गए, साथ ही साथ वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू हुआ। अब देखिए, टेक्नोलॉजी और संचार के साधनों की वजह से वस्तुओं का, विचारों का आना जाना कैसे संभव हुआ। देखिए, आज के टाइम में यदि हम किसी बाहर की कंट्री से कोई सामान मंगाना चाहें तो हम बहुत आसानी से ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से, जो ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन कोई ऐसा सेलर है जो कि बाहर की किसी कंट्री से आपको सामान उपलब्ध करा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिए किसी भी बाहर की कंट्री से कोई भी सामान मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब धीरे धीरे प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई, संचार साधनों में उन्नति हुई, तो वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आज से हम 20 या 25 साल पहले या 30 साल पहले की बात करें तो एप्पल, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, एप्पल का कोई अगर प्रोडक्ट हमें चाहिए होता था इंडिया में, तो हम एप्पल के प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज़ ही नहीं कर सकते थे। हमारे लिए संभव नहीं था कि अमेरिका का कोई सामान हम लोग ऑनलाइन परचेज़ कर सकें और डायरेक्ट हम लोग उसे मंगा सकें। पहले हम लोग वेट करते थे कि हमारा कोई जानने वाला, हमारी कोई पहचान वाला अमेरिका में रह रहा है, हमारा कोई रिलेटिव का कोई रिलेटिव या किसी दोस्त का जानने वाला कोई रिलेटिव अमेरिका में रह रहा है, तो जब वो भारत आए, जब वो इंडिया आए, तो हम उससे अपना सामान मंगा लेते थे। लेकिन अब आज के समय में संचार साधन, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उन्नत हो गई है कि हम घर बैठे बैठे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे जो वेबसाइट हैं, इन वेबसाइट्स का, इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया भर के देशों का सामान अपने देश में मंगा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो कि चाइनीज़ किसी सामान का बिज़नेस करते हैं, चाइना से सामान मंगाते हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार सामान लेने के लिए वो चाइना ही जाएं।
वो क्या कर रहे हैं आजकल, आजकल alibaba.com जैसी वेबसाइट जो हैं वो बहुत उन्नत हो गई हैं, और alibaba.com पर यदि आप किसी भी चाइनीज़ सामान का ऑर्डर करते हैं तो आपको चाइना जाने की, चीन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीन में alibaba.com के जो सेलर्स हैं वो वहाँ से आपके लिए वो प्रोडक्ट जो आप सामान मंगा रहे हैं उस सामान को आपके पास भेज देंगे, आपको आपके एड्रेस पर पहुंचा देंगे। तो देखिए, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, संचार के साधन, कम्युनिकेशन की जो साधन थे, इन साधनों में उन्नति हुई, वैसे वैसे वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आने लगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है वैश्वीकरण के बढ़ावा देने के लिए, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, साथ ही साथ वैश्वीकरण का जो एक अन्य कारण है वो है विश्व के सभी लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी देश में आना जाना शुरू कर गए तो लोगों के बीच में आपसी जुड़ाव होने लगा। साथ ही साथ जब एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं का आना जाना शुरू हुआ, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान शुरू हुआ, या लोगों का आदान प्रदान शुरू हुआ, या विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ, तो लोग एक दूसरे से बहुत ही तेज़ी से जुड़ाव महसूस करने लगे, जिसके कारण वैश्वीकरण एक बहुत तेज गति से, तीव्र प्रक्रिया से सामने आने वाली अवधारणा बनकर हम लोगों के आज सामने है। देखिए, जब विश्व के जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ाव कैसे महसूस करते हैं, मान लीजिए आज के टाइम में देखिए, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से को जानते हैं जो कि अमेरिका में रह रहा हो, या ब्रिटेन में रह रहा हो, या किसी और कंट्री में रह रहा हो, आप उसके विचारों को जानना चाहें तो वो अपने विचार जब फेसबुक के माध्यम से, या ट्विटर के माध्यम से, या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों को जाहिर करता है तो आपको वो विचार बहुत तेज़ी से मिल जाते हैं। तो ऐसे में जब विश्व के सभी लोग एक दूसरे से विचारों का तकनीक के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में विश्व के जो सभी लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और जिसके कारण ये वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से हम लोगों के सामने निकल कर आई है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं वैश्वीकरण के प्रभावों की। देखिए, वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो बेसिकली राजनीतिक प्रभाव हैं, आर्थिक प्रभाव हैं और सांस्कृतिक प्रभाव हैं, जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं उनके बारे में जानने से पहले आप एक ये चीज़ जान लीजिएगा कि जितने भी प्रभाव हैं वो सब दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक तरफ पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहे हैं वैश्वीकरण के, दूसरी तरफ नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं कि वैश्वीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे ही वैश्वीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो क्षमताएं हैं या उनके जो कार्य हैं उनमें कुछ कमी आ रही है। राज्य अब कल्याणकारी की जगह न्यूनतम हस्तक्षेप वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। जो सरकारें हैं वो न्यूनतम हस्तक्षेप करने वाले राज्य की भूमिका निभा रही हैं। लेकिन अगर हम वैश्वीकरण के कारण जो राज्य की क्षमताएं बढ़ रही हैं, जो सरकारों को करना चाहिए था उसे करने की ताकत में धीरे धीरे कर ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि सरकार को जो काम करना चाहिए था उन सरकारों को काम करने में जो ताकतें थीं, जो उनके पास पावर थी, उसमें धीरे धीरे कर कमी आती चली जा रही है। और पूरी दुनिया में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा धीरे धीरे कर पुरानी पड़ती चली गई है, और इसके स्थान पर, इसकी जगह पर अब वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो अब जो राज्य है, जो सरकारें हैं वो कम से कम हस्तक्षेप कर रही हैं लोगों के कार्यों में, और राज्य का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे कर अहस्तक्षेपकारी या न्यूनतम हस्तक्षेप का बनता चला जा रहा है। और यहाँ अब जब न्यूनतम हस्तक्षेप वाला राज्य बन रहा है तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में राज्य कर क्या रहा है, राज्य सिर्फ कुछ कामों तक ही अपने कामों को सीमित रख पा रहा है, जैसे कानून की व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके जीवन की सुरक्षा करना, उनके संपत्ति की सुरक्षा करना, इस तरह के कार्यों को ही राज्य कर रहा है। और अब लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य था उसकी जगह पर अब बाजार
ही सारी आर्थिक और सामाजिक जो प्राथमिकताएं हैं उनका प्रमुख निर्धारक बन गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाज़ार है, मार्केट ही आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। अब ये प्रमुख निर्धारक कैसे है? देखिए, बाज़ार के अंदर किसी भी चीज़ का मूल्य, आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं हम, आर्थिक प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, बाज़ार में किसी भी चीज़ का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा ही तय किया जा रहा है। यानी जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, उस चीज़ के प्राइजेस को जो व्यापारी हैं, जो लोग उस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग उसके दामों में बेतहाशा वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसके जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है, उसको वो लोग घटा देते हैं। तो बाज़ार के भरोसे ही पूरी आर्थिक व्यवस्था चल रही है। अब बाज़ार के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड हैं। किसी वस्तु की मांग या पूर्ति के द्वारा ही उसकी कीमतें कम या ज़्यादा होती हैं। साथ ही साथ बाज़ार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिकेंगी, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बाज़ार अपने आप डिसाइड कर रहा है कि जो आर्थिक प्राथमिकता है, आर्थिक स्तर पर जो वस्तु इस्तेमाल की जानी है उपभोक्ताओं के द्वारा, उन वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी या कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होंगी। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लेते हैं कि बाज़ार के अंदर एक पर्टिकुलर कोई पेंसिल पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब उस पेंसिल की जगह वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण एक नए किस्म का कोई पेन आ गया है, या मैकेनिकल पेंसिल आ गई है, या मैकेनिकल इरेज़र आ गई है। तो अब जो नई तकनीक से बना हुआ सामान है वो बाज़ार में उपलब्ध है, और जो पुरानी तकनीक का बना हुआ सामान था वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से जो लोग हैं, देश के लोग हैं या इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, उनके दिमाग पर एक वस्तु की छाप इतनी ज़्यादा छोड़ दी जाती है कि लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए ललायित हो जाते हैं, तत्पर रहते हैं कि जैसे ही वो वस्तु मार्केट में आए वो वस्तु उन्हें मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार ही मेनली ये डिसाइड कर रहा है कि आर्थिक रूप से क्या प्राथमिकता है, बाज़ार में आर्थिक रूप से बिकने वाली जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होंगी। ये कंज्यूमर खुद तय नहीं कर रहा है, बाज़ार उनसे तय करवा रहा है। आप टीवी पर विज्ञापन जो देखते हैं, टीवी पर जो एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो टीवी पर एडवर्टीज़मेंट आते हैं, तो एडवर्टीज़मेंट हमारे टेस्ट को, हमारे सामान खरीदने की जो निर्धारण करने का हमारे दिमाग में क्राइटेरिया होता है, हम ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट देखकर, जो विज्ञापन टीवी में आते हैं या अन्य माध्यमों से हमें विज्ञापन नज़र आते हैं, उन विज्ञापनों के माध्यम से हम ये तय करते हैं कि कौन सा सामान हमें ख़रीदना है और कौन सा सामान हमें नहीं ख़रीदना है। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो आप कोई भी प्रिकली हीट पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी के मौसम में प्रिकली हीट पाउडर के ही विज्ञापन आपको टीवी पर, रेडियो पर या अखबारों के माध्यम से नज़र आएंगे। या ऐसे चीज़ें, मान लीजिए आप गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर या एसी जैसी चीज़ें विज्ञापन के माध्यम से आपकी आंखों के सामने आएंगी। दूसरी बात, उसमें भी अलग अलग ब्रांड होंगे, तो वो अपने ब्रांड का बखान करेंगे विज्ञापन के माध्यम से, और वो आपके दिमाग में इतनी गहरी छाप छोड़ देंगे कि आप उसे खरीदने से बच नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि बाज़ार ही समाज की और आर्थिक जो प्राथमिकताएं हैं उनका प्रमुख रूप से निर्धारण करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बाज़ार में बिकेंगी। साथ ही साथ बाज़ार ही ये तय कर रहा है कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा उसका क्या मूल्य रखा जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वस्तु की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल हो जाता है। साथ ही साथ यदि मान लेते हैं कि किसी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो उस वस्तु की कीमतों में धीरे धीरे कर कमी कर दी जाती है। तो ये राजनीतिक प्रभावों के अंतर्गत है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ ध्यान ये देना है कि बाज़ार कैसे निर्धारक बन रहा है। देखिए, यहाँ जो राज्य की सरकारें हैं
राज्य की सरकारें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बाज़ार के ऊपर नहीं करती हैं या बाज़ार में व्यापार करने वाले लोगों के कार्यों में नहीं करती हैं। हालांकि उन्हें रेगुलेशन करने का जो कार्य है, उनके गतिविधियों को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो तो करते हैं। ऐसा ना हो कि किसी का बहुत ज़्यादा शोषण हो। राज्य इस तरह की व्यवस्था कर रहा है, इस तरह के नियम कायदे कानून बनाने का प्रयास करता है समय समय पर। लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज मेनली बाजार ही ये तय कर रहा है कि समाज में और आर्थिक रूप से जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत प्राथमिकता किसी देश की क्या होगी। अगर हम ये देखें कि राजनीतिक तौर पर जो सरकारें काम कर रही हैं, उनकी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उसमें जो कमी आ रही है वो क्यों आ रही है। देखें, जगह जगह पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, निगम हैं, वो अपने पैर बहुत तेज़ी से पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में वैश्वीकरण के कारण, ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने के कारण जो राज्य की सरकारें हैं, जो देश की सरकारें हैं, वो बहुत ज़्यादा अपना रोल नहीं निभा पाती हैं। और साथ ही साथ सरकारें अपने दम पर जो फैसला लेना चाहिए उन्हें, उन फैसलों को सही प्रकार से नहीं ले पाती, क्योंकि इस प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनियों का कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सरकारों के ऊपर, राज्यों के ऊपर दबाव रहता है, क्योंकि वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा होता है। लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि वैश्वीकरण से हमेशा ही जो राज्य की क्षमताएं हैं उनमें कमी आई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को आ रहे हैं जिससे राज्य की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है। अब यहाँ देखिए, राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो वृद्धि हो रही हैं। जो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है उसके अंदर ये शामिल है। इसमें जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और उसके द्वारा राज्य के द्वारा नागरिकों के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त करना है वो बहुत आसान हो गया है। और अब राज्य जो हैं वो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का जो प्राथमिक कार्य था पहले, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के जीवन की रक्षा करना, उनकी संपत्ति को बनाए रखना, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, वहाँ आज भी राज्य की प्रधानता है। राज्य वहाँ आज भी प्रधान है, प्रमुख है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ राज्य कानून की व्यवस्था बनाने के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन सभी कार्यों को पूरा जरूर कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा बहुत से ऐसे जो काम हैं जहां राज्य पीछे हट रहा है, कल्याणकारी राज्य की जो कंसेप्ट है उससे पीछे हट रहा है या न्यूनतम हस्तक्षेप वाला राज्य बन रहा है, तो वहां सरकारें या जो राज्य हैं वो बहुत सोच समझ कर ही अपने दायरे से बाहर अपने पैर खींच रही हैं। अपने जो काम उन्हें करने चाहिए थे उनसे कदम सिर्फ पीछे वहाँ उठा रही हैं जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लोगों को ऐसा ना हो कि अव्यवस्था फैल जाए या बाहर की जो कंपनियां हैं वो ही आकर आर्थिक रूप से पूरी तरह से देश को कंट्रोल करने लगे या पूरी तरह से बाज़ार को कंट्रोल करने। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक प्रभाव नेगेटिव ही पड़ रहे हैं। अगर हम ये माने कि वैश्वीकरण के जो फलस्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हो रही है, शक्ति में वृद्धि हो रही है, वो कैसे हो रही है। अब राज्य की जो ताकत है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि राज्य के हाथ में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए राज्य नागरिकों के बारे में, अपने जो देश के नागरिक हैं उनके बारे में बहुत अच्छी से अच्छी सूचनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं जुटा पा रहे हैं, कम समय में जुटा पा रहे हैं और उन्हें स्टोर बहुत आसानी से कर रख पा रहे हैं। साथ ही साथ इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर पाते हैं। उनकी क्षमता हम यहाँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे कर बढ़ी है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिंगरप्रिंट लेना, आइरिस स्कैन लेना, जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं उसका स्कैन करके आधार कार्ड से हमारा डाटा जो लिंक कर रही हैं सरकारें, वो इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, फिंगरप्रिंट का, साथ ही साथ आइरिस स्कैन जैसी जो लेटेस्ट अत्याधुनिक तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, इसका इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं। और वो राज्य या सरकार नागरिकों के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त करती हैं और आधार कार्ड का जो नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर से ही आपकी सारी जानकारी, देखिए पैन कार्ड से आपकी सारी जानकारी आधार कार्ड से लिंक है, आपके बैंक अकाउंट से सारी जानकारी आपके आधार कार्ड से लिंक है। धीरे धीरे कर आधार कार्ड को हर जगह मैंडेटरी करना, यही कारण है कि राज्य के पास, सरकार के पास नागरिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हों और
यदि राज्य के पास नागरिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं होंगी तो राज्य बहुत अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि अभी जैसे सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने में EWS कोटा काम कर रहा है, जिसमें एक निर्धारित इनकम क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इस क्राइटेरिया से ऊपर के सभी लोग EWS कोटे से बाहर हैं और एक क्राइटेरिया से नीचे 8 लाख की इनकम से नीचे वाले सभी लोग जो हैं वो EWS कोटे के अंतर्गत शामिल हैं। मान लेते हैं कि आपका जो बैंक का ट्रांजैक्शन है, आधार कार्ड से लिंक है आपका बैंक अकाउंट, बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो दिखा रहा है आप 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का बिजनेस कर रहे हैं और साल में इतने लाख का लेन देन आप लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ पैन कार्ड से आपका आधार कार्ड लिंक है, जहां आप पैन कार्ड में अपनी एनुअल जो रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आप ये शो कर रहे हैं कि टैक्सेबल जो इनकम है वो 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख तक है। तो ऐसे में आप EWS कोटे से यदि अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो जो संबंधित अधिकारी है, जो SDM आपको जो प्रमाण पत्र इशू करेगा, वो यदि इस तरह से सारी चीज़ों को खंगाल कर ढूंढना शुरू करता है कि क्या इस व्यक्ति की दी गई जानकारी सही है, इसने ITR में कहीं ज़्यादा इनकम तो नहीं शो कर रहा है, या बैंक अकाउंट की डिटेल में कहीं ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तो नहीं हैं, या व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो ऐसी पोजीशन में आपका सारा डाटा चूंकि आधार कार्ड से लिंक है और सरकार के पास उपलब्ध है, तो वो बहुत आसानी से ये डिसाइड कर सकती है कि आपको EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ राज्य के पास, राज्य के हाथ में जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आई है, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आई है, उसके इस्तेमाल के द्वारा राज्य के पास नागरिकों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, जिसके कारण राज्य की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राज्य की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की। आर्थिक प्रभाव वैश्वीकरण के क्या क्या हैं? देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण और की जब हम बात करते हैं, आर्थिक वैश्वीकरण की बात अगर करते हैं, तो इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो आर्थिक नीतियां हैं उनके निर्धारण में जो भूमिका निभाई जाती है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, वो हमारे दिमाग में घूमने लगती है। लेकिन यदि हम ये मान लें कि सिर्फ ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, इनके द्वारा ही वैश्वीकरण के लिए सारी चीज़ें कंट्रोल हो रहे हैं, सारे नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण की जैसे ही बात आती है हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे ये बात आती है कि IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या विश्व व्यापार संगठन है, ये इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा और विश्व भर में आर्थिक जो नीतियाँ निर्धारण हो रही हैं उनमें इनकी भूमिका निभाई जाती है। ये एक बहुत सही बात है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कि वैश्वीकरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वैश्वीकरण के एक प्रभाव के रूप में, आर्थिक प्रभाव के रूप में हमारे सामने आती है। हालांकि वैश्वीकरण के इतने संकीर्ण नज़रिए से देखना, इतने छोटे नज़रिए से देखना ज़रूरी नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा आगे निकल कर है। क्योंकि हम अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहते हैं, उस आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आर्थिक जो प्रवाह होता है, वो प्रवाह बहुत तेज़ी से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में एक जगह से दूसरे जगह पर होता है। और ये आर्थिक जो प्रवाह है वो स्वेच्छा से भी होता है, या जो शक्तिशाली देश हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कई बार ये ज़बरदस्ती भी लादा जाता है। मान लेते हैं कोई ऐसा नियम है, ऐसा कायदा कानून है जिसको सभी जो राज्य हैं, विश्व के सभी जो सरकारें हैं उनके लिए मानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय राज्य है जो किसी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होते हुए कोई नियम मानने को तैयार ना हो, तो क्योंकि वो पहले से उस समुदाय का सदस्य है तो उसे वो चीज़ें माननी होंगी। तो यहाँ आर्थिक जो प्रवाह है कई बार स्वेच्छा से माना जाता है, नहीं तो कई बार शक्तिशाली जो देश हैं उनके द्वारा या संस्थाओं के द्वारा ज़बरदस्ती लादा जाता है। अब यहाँ शक्तिशाली देशों का कैसे रोल है, मान लेते हैं भारत और अमेरिका, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई व्यापारिक डील होती है, तो ऐसी व्यापारिक डील में जब भारत को ऐसा लगता है कि मान लेते हैं हमें अभी जो वर्तमान समय में डील हो रही है इसमें कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन
थोड़ा सा ही फ़ायदा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे तो कहीं ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि यदि अमेरिका हमसे और व्यापारिक डील करता है, व्यापार संबंधी इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ आर्थिक जो प्रवाह हो रहा है, रुपए पैसे का लेन देन जो हो रहा है, व्यापार से संबंधित जो नीतियाँ बन रही हैं, वो कई बार देश स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं या शक्तिशाली देशों या संस्थाओं के द्वारा प्रभाव में आकर ज़बरदस्ती उन्हें मन मारकर भी उन सारे नियमों को, कायदे कानूनों को मानना पड़ता है। अब इस प्रकार का जो प्रभाव हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, आर्थिक जो प्रभाव हो रहा है, वो जब ताकतवर देश जबरन हमारे ऊपर या किसी देश के ऊपर लादते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ कहीं ना कहीं देश में ये मानना पड़ता है कि वैश्वीकरण की वजह से आर्थिक रूप से देश पुनः औपनिवेशीकरण, उनका दोबारा से उपनिवेश बनाने की जो प्रक्रिया है, पुनः औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को धीरे धीरे कर कर तेज किया जा रहा है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वैश्वीकरण के जितने भी प्रभाव हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला प्रभाव है पॉजिटिव, दूसरा प्रभाव है नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्रभावों में ये है कि हालांकि देखिए जो आयात है उसका प्रतिबंध पहले से कम हो गया है, पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हो गई, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वहीं कम गरीब जो लोग हैं, ऐसे लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में नज़र आ रहे हैं। अब देखिए कैसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि आयात पर प्रतिबंध कम हो रहे हैं, पूंजी की जो आवाजाही है उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो माल बन रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं भारत के अंदर कोई पेन बन रहा है जिस पेन का इस्तेमाल भारत के छात्र करते हैं, लेकिन यदि कोई पेन जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, वेस्टर्न कंट्री की किसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, या किसी और देश ने बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके उस पेन को बनाया, तो भारतीय छात्र भी ये चाहेंगे ना कि 10-15 रुपए के अंदर थोड़ा सा पैसा और मिलाकर यदि अच्छी तकनीक से चलने वाला पेन, अच्छी राइटिंग देने वाला पेन, अच्छा सुंदर लेख लिखने वाला पेन यदि वो इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं ये उनका जो स्टेप है ये भारत के उन लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा जो भारत के अंदर पेन का व्यापार कर रहे हैं, पेन का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य देशों से अच्छी तकनीक से बना हुआ सामान है, उस सामान से कहीं भी compete नहीं कर पाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पहले जो जूते बनते थे, पहले मोची जो है वो हाथ से जूते बनाया करते थे, जो जूते बनाने वाले कारीगर हुआ करते थे वो हाथ से जूते बनाया करते थे। लेकिन यदि हम वैश्वीकरण के प्रभावों की बात करें तो अब हम ये पाते हैं कि जूते जो हैं वो मशीनों से बनकर तैयार होते हैं, और जब मशीन से जूते बनेंगे, दूसरी तरफ हाथ से जूते बनेंगे, तो देखने में सुंदर, जाहिर सी बात है, मशीन से बना हुआ जूता जो है वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो बेहतरीन क्वालिटी का होगा। तो लोग अच्छी क्वालिटी का, देखने में सुंदर, और प्राइस भी जिसका चाहे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हो, लेकिन जो देखने में चीज़ सुंदर होगी, लोग उस सामान को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसी पोजीशन में जो हमारे भारतीय लोग थे, जो जूता बनाने वाले कारीगर हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने व्यापार में पिछड़ जाएंगे। उनके पास वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा वो नकारात्मक नज़र ज़्यादा आएगा, क्योंकि उनका रोजगार छिन जाएगा। इसके अलावा देखें, हम ये मानते हैं कि जो लोगों की आवाजाही बढ़ रही है उसमें जो वीज़ा की नीति है, वेस्टर्न जो कंट्रियां हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने नागरिकों के रोज़गार को लेकर, अपने देश में लोगों के अधिकारों को लेकर। लोगों की आवाजाही में वृद्धि ज़रूर हो रही है वैश्वीकरण के कारण, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपनी जो नीति बनाई हुई है वो कैसी बनाई हुई है कि वीज़ा नीति के अंतर्गत राष्ट्र की जो सीमाएँ हैं उनको ऐसा स्टॉप किया हुआ है कि बाहर के लोग कहीं अंदर ना आकर, उनके देश के अंदर ना आकर व्यापार ना कर लें या उनके लोगों का रोज़गार ना छीन लें। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो वीज़ा नीति है वो कम वीज़ा नीति को अपनाया हुआ है, और विकसित जो देश हैं उन्होंने इस कम वीज़ा नीति के माध्यम से अपने देश में रहने वाले लोगों के अधिकारों को, साथ ही साथ अपने लोगों के रोज़गारों को बनाने का पूरा प्रयास किया है।
इसके अलावा देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण से एक वर्ग को लाभ हो रहा है और दूसरे वर्ग को लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, मान लेते हैं, आपको पहले एक उदाहरण देता हूँ, फिर इस पर धीरे धीरे कर चर्चा शुरू करेंगे। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो रेहड़ी पर सब्जियां बेचने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा मॉल है जहां सारी सब्जियां बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत सही तरीके से रखी गई हैं, और एक ही जगह पर सारी सब्जियां उपलब्ध हैं। तो ऐसी पोजीशन में हम लोगों की टेंडेंसी भी क्या है, हम लोग बाहर रेहड़ी पटरी पर लगाने वाले लोगों से सब्जियां कम खरीदते हैं, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि एक ही जगह पर बहुत सारी सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक रेहड़ी वाले के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि लगभग सभी प्रकार की सब्जियां वो रखें। साथ ही साथ देखने में ये लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग आती है कि शायद रेहड़ी पटरी पर जो खुली सब्जियां बिक रही हैं वो पॉल्यूशन से, धूल मट्टी से ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं और वो हाइजीनिक नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में हम लोग प्रेफर क्या करते हैं? हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि मॉल जाएंगे, साथ में सारी चीज़ें खरीद लेंगे, एक ही जगह पर, एक ही मॉल के अंदर बहुत हाइजीनिक तरीके से रखी हुई सारी चीज़ें हैं, और हम एक ही जगह पर सारी चीज़ें बहुत आसानी से खरीद कर ले आते हैं। तो ऐसी पोजीशन में देखिए, एक वर्ग जो बहुत बड़ा व्यापारी है, मॉल के अंदर जिसने दुकान ली है वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब है, तो वो व्यापारी तो कहीं ना कहीं अपने ग्राहक अपने पास ले लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से वो लाभ कमा लेता है। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ा, उसके ग्राहक कहाँ थे? पहले उसके ग्राहक रेडी पटरी वाले से सब्जियां खरीद रहे थे, लेकिन अब वो रेडी पटरी वाला सब्जियां नहीं बेच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सारे ग्राहक तो मॉल में जा रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में हम ये मान के चलते हैं, आर्थिक जो वैश्वीकरण है उसकी वजह से जो लाभ है वो एक वर्ग को, अमीर वर्ग को तो हो रहा है, लेकिन अन्य जो गरीब वर्ग है, कम पैसे वाला जो वर्ग है, उनको आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, उनको बल्कि हानि ही हो रही है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम ये मान रहे हैं कि ये जो लाभ की पोजीशन है, लाभ की पोजीशन सिर्फ एक वर्ग को मिल रही है। तो ऐसे में हम, कुछ लोग, कुछ सामाजिक संगठन ये डिमांड कर रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच बनाया जाए। सामाजिक सुरक्षा कवच के अंतर्गत क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वैश्वीकरण से जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो कम से कम पड़े। उनके ऊपर जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं उन्हें कैसे भी करके कम किया जाए। हालांकि देखिए, सरकारें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई संबंधी जो सुविधाएं उन पर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार इन कामों से पीछे हाथ खींच रही है, अब कल्याणकारी कार्य कम करने के प्रयास करती है और धीरे धीरे कर इनसे अपने हाथ खींच रही है। तो ऐसे में पोजीशन ये बन रही है, ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि सरकार के जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य थे, सरकार की जो शिक्षा संबंधी नीतियां थी, साफ सफाई का जो कार्य था, ये अगर ये सरकार नहीं करेगी तो ऐसे लोग बदहाल हो जाएंगे जो सरकार पर डिपेंड थे। मान लीजिए शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए तो गरीब बच्चों का क्या होगा जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, या ऐसे पेरेंट्स के बच्चों का क्या होगा जो शिक्षा पर लाखों रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो रोज एक नई जंग होती है अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार का पेट पालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता की बात संगठन कर रहे हैं, ताकि वैश्वीकरण के जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो कम से कम पड़ें और लोगों के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो धीरे धीरे कर कम हो जाएं। हालांकि कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो ये भी मानते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण जो पुनः उपनिवेशीकरण हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी कंट्रियों को कर्ज देकर, अपनी तकनीक देकर, कुछ पैसा ज़्यादा देकर उन्हें कर्ज के तले लाद दिया है, जिसकी वजह से छोटी कंट्रियां बड़ी कंट्रियों के प्रभाव में आकर ही अपने सारे निर्णय लेती हैं। तो उनकी सरकारें जो स्वतंत्र रहकर निर्णय उन्हें लेना चाहिए था, उनकी सरकारों को वो स्वतंत्र रहकर निर्णय नहीं कर पाती हैं। तो ये जो आर्थिक वैश्वीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव है वो धीरे धीरे कर पुनः उपनिवेशीकरण में बनता चला जा रहा है, जहाँ बड़ी कंट्रियाँ, विकसित कंट्रियाँ जो हैं वो धीरे धीरे कर छोटी कंट्रियों को और अविकसित देशों को अपना गुलाम बनाने का कार्य शुरू कर चुकी हैं। वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरे में ही नज़र नहीं आते, ये सांस्कृतिक रूप से भी हमें नज़र आते हैं।
देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचते हों कि हम घर बैठे हुए हैं और हम वैश्वीकरण के प्रभावों से बचे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने घर बैठे हुए भी जो चीज़ें खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं या हमारे जो पहनावा है, वो कहीं न कहीं वैश्वीकरण से बहुत प्रभावित है। हालाँकि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हैं, इसमें विश्व की जो संस्कृतियाँ, उन्हें खतरा उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? देखिए, इनका ये मानना है कि जो पश्चिमी जगत की संस्कृति है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर है, वो धीरे-धीरे कर कर दुनिया के बाकी के सभी देशों पर धीरे-धीरे कर कर प्रभावित होता चला जा रहा है और अब उनके ऊपर प्रभाव, बाकी की दुनिया के देशों के ऊपर इस वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कैसे? देखिए, आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस के सभी बच्चे कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड जाकर बर्गर खाने की ज़िद ज़रूर करते होंगे। तो ये वर्तमान समय में हमारा जो खान पान है, ये मैकडॉनल्ड में जाकर बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, ये सब भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नहीं थे। ये पश्चिमी जगत की संस्कृति से आया हुआ खान पान है और इस मैकडॉनल्डीकरण के अंतर्गत हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के अंतर्गत जो लोग खान पान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव इसलिए ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम पश्चिमी जगत की जो संस्कृतियां हैं, उनके जो खान पान है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो त्योहारों को मनाने का चलन है, उस चलन को हम ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं और अपनी संस्कृतियों को धीरे धीरे कर कर, अपनी संस्कृति की चीज़ों को हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर कर पीछे धकेलते चले जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विश्व की संस्कृतियों को वैश्वीकरण से सिर्फ खतरा ही उत्पन्न हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि अगर भारत का ही एक उदाहरण ले लें हम, कि आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते होंगे जो कि जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनते होंगे। तो कुर्ता पजामा हमारा अपना कल्चर था, हमारा भारतीय कल्चर था, लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर से जीन्स पहनना सीखा। वेस्टर्न कल्चर में जीन्स पहनी जाती है और देखिए, वर्तमान समय में सिर्फ ना भारत के अंदर बल्कि भारत के अलावा दुनिया भर के देशों में जीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जीन्स को लोगों के द्वारा पहना जाता है। बट ये क्योंकि सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो जीन्स जो है दूसरे कल्चर के पहनावे के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होती चली जा रही है। बट इसका दूसरा जो प्रभाव नज़र आता है हमें, दूसरा जो इम्पैक्ट नज़र आता है हमें, ये भी नज़र आता है कि ये कहीं ना कहीं मिक्स कल्चर को भी बढ़ावा देने का प्रयास है। क्योंकि भारतीयों को ही यदि हम देखें तो नीचे जीन्स पहनते हैं और ऊपर वो कुर्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैश्वीकरण सिर्फ नकारात्मक ही प्रभाव लेकर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं विश्व की संस्कृतियों को खतरा तो ज़रूर उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे कर कर पूरी दुनिया के बाकी देशों पर छाने लगी है, उन पर प्रभाव जमाने लगी है। लेकिन इसने, वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं मिक्स कल्चर को भी जन्म दिया है। हालांकि देखिए, वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं उसके अंतर्गत व्यक्ति की जो पसंद होती है, अब इस सांस्कृतिक प्रभाव में हमारी चीज़ें, हमारी जो पसंद है, हमारी नापसंद है, ये सारी चीज़ें भी सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत शामिल हैं। हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, वैश्वीकरण के कारण या तो उस पसंद में कमी आ गई है या पसंद नापसंद का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो धीरे धीरे कर कर बढ़ता चला जा रहा है। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हम अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं, मान लीजिए हम खान पान की बात कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं खान पान का, कि खान पान में हमें क्या चीज़ें पसंद हैं। तो आप देखिए, आप खुद सोच कर देखिए कि आपको खान पान में क्या पसंद है। खान पान में आपको हर वो चीज़ ज़्यादा ललचा रही होगी जो कि भारतीय कल्चर की नहीं है। आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा ललचा रहा होगा, आपको बर्गर ज़्यादा ललचा रहा होगा, आपका पिज़्ज़ा खाने का ज़्यादा मन होता है, आपका बर्गर खाने का ज़्यादा मन होता है। तो ये जो हमारी अपनी व्यक्तिगत खान पान की पसंद है, ये धीरे धीरे कर कर कम हो गई है, क्योंकि हम पश्चिमी जगत की जो कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, सिर्फ उसके खान पान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें वो ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ हमारी जो पसंद और नापसंद का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में धीरे धीरे करके वृद्धि ज़रूर हुई है,
लेकिन ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से नज़र आती है। अब देखिए, पसंद या नापसंद की अगर हम बात करें तो हमारा जो कल्चर था, हमारा जो पहनावा था, हमारी पसंद नापसंद हमारे कल्चर के पहनावे से डिसाइड हो रही थी। लेकिन अब हमारे कल्चर के पहनावे के साथ साथ हमारे पास पश्चिमी जगत के कल्चर के अंतर्गत जो ड्रेसें इस्तेमाल की जाती हैं, लड़कियाँ स्कर्ट का इस्तेमाल करती हैं, लड़के जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी पसंद नापसंद में हमारे कल्चर के साथ साथ पश्चिमी जगत का जो पहनावा है वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो गया है। तो हमारी पसंद और नापसंद का जो क्षेत्र है, हमारी पसंद और नापसंद का जो दायरा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर एक्सटेंड करता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जो कि वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव है। हालांकि देखिए, इसका नकारात्मक प्रभाव ये भी है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किया जाता है और आपके दिलो दिमाग के ऊपर उस वस्तु को, उस चीज़ को इतना प्रभावित कर दिया जाता है, उस वस्तु को एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, कि आप उसे चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उसे खरीदने को उत्सुक हो जाते हैं और उसे धीरे धीरे कर पसंद करने लगते हैं और उस वस्तु को आप कहीं ना कहीं आगे चलकर खरीदते हैं। तो वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक नेगेटिव जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि आज वर्तमान समय में कहीं ना कहीं पश्चिमी जगत की जो कल्चर है, पश्चिमी जगत का जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे कर भारतीय संस्कृति पर क्या, दुनिया के बाकी देशों की संस्कृति पर भी प्रभावित हो रही है और उन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। तो ये वैश्वीकरण के प्रभाव थे जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वैश्वीकरण के प्रभाव समझ आए होंगे। अगर आपको वैश्वीकरण के प्रभाव समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।